हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनबॉक्सिंग स्टडीज। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का सोशल स्टडीज का चैप्टर 1, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। तो अगर आपको ये वीडियो मिल रहा है तो मतलब इस क्लास 6 के सोशल साइंस के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं। इसके सारे वीडियोस आपको जल्द ही मिल जाएंगे इस चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग मेनली इस चैप्टर में जो चीज सीखेंगे वो क्या है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। मेन चीज हम लोग जो सीखेंगे, जो एरिया है हमारा जो अर्थ, इसको हम कैसे नेविगेट करेंगे, कैसे हम इसको देखेंगे, कैसे हम जानेंगे कि एक जगह से हमको अगर दूसरे जगह जाना हो तो हम किस तरीके से बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे हैंडी एक चीज हमको मिलता है जो कि है हमारा मैप। तो हम मैप से हम कैसे नेविगेट कर सकेंगे, कितने तरीके के मैप्स होते हैं, उनके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो हम जानेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट हम जानेंगे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और कैसे लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम डिफर करते हैं इन अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। तो ये हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए, सबसे पहले जो आपके इस चैप्टर में दिया गया है वो है ये कि आपको एक सिचुएशन इमेजिन करने बोला है कि आप कोई भी एक सिटी में विजिट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम के लिए। तो वहां पे आपको कोई एक जगह जाना है, लेट्स से। तो आप कैसे जा सकते हो? सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि लोकल पर्सन को आप हेल्प ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक मैप, उस सिटी का मैप आप देख सकते हो। मैप देख के आप उस एक जगह से दूसरी जगह आप नेविगेट कर सकते हो। जैसे कहाँ पे कई रेलवे स्टेशन, जैसे आपको इस वाले एग्जाम्पल में आपको एक छोटा सा मैप का एग्जाम्पल दिखाया गया है कि आपको कौन सा डायरेक्शंस लेना है हॉस्पिटल्स के लिए, अपार्टमेंट्स के लिए। आपको एक प्रॉपर एक रिप्रेजेंटेशन उस एरिया का इस तरीके का मैप से मिलता है। तो ठीक है, मेनली देखिए आप, मैप क्या होता है? मैप एक ट्रेजर गाइड की तरह बताया गया है आपके इस किताब में। तो ये मेनली क्या करता है, ये आपको रास्ता दिखाता है उन चीजों का। इट शोज यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट टू देम। तो मेनली ये रास्ता दिखाता है आपके जो एरिया के जो जगह है वो कहाँ पे है, कितने दूरी पर है, और कैसे आप बहुत ही आसानी से उन एरियाज में जा सकते हैं। तो ये चीज आपको मेनली मैप शो करता है। तो देखिए, हम लोग अभी चले जाते हैं मैप और इसके कंपोनेंट्स में। जो आपका मेन सबसे पहला जो पार्ट है, पहला जो टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो देखिए, फ्रॉम ए सिंपल एग्जांपल, ऊपर के एग्जांपल से हमने क्या समझा कि ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ सम एरिया। इट मे बी ए स्मॉल एरिया और ए विलेज, इन ए विलेज और ए टाउन एक्सेट्रा, और ए बिगर एरिया से डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, और ए वेरी लार्ज एरिया लाइक ए कंट्री दैट इज इंडिया, और इवन द होल वर्ल्ड। तो मैप हम कितने तरीके के या कैसे एरियाज के ऊपर डिफाइन किया जाता है वो चीज आपको यहाँ पे बताया गया है कि मैप बहुत ही छोटा एरिया का भी मैप बन सकता है कि आपके जो आसपास के विलेज या आपका ही जो विलेज है, जो आपका कॉलोनी है, उसका एक मैप आपने बना लिया कि वहां पे किसका घर कहाँ पे है, कैसे आप डायरेक्शंस किस डायरेक्शन से जाएंगे तो आपको आसानी होगा। वो हो गया बहुत ही स्मॉल एरिया का मैप। उससे शुरू करके ये फुल कंट्री का या होल वर्ल्ड का मैप भी हम लोग बना सकते हैं, जहां पे हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए सबसे आसान जो रास्ता, सबसे शॉर्टकट का जो रास्ता, या फिर बोलिए आपको उस स्टेट में कहीं जाना है, कहीं कुछ कंट्री में कोई कैपिटल्स, कंट्री कैपिटल्स या स्टेट्स में जाना है, तो कैसे आप जा सकते हैं वो हम लोग मैप से डिफाइन कर सकते हैं। आज के जमाने में जैसे लोग गूगल मैप्स का यूज करते हैं, तो वही बस क्या है, मैप है। गूगल मैप पूरे वर्ल्ड का मैप है। तो मेनली देखिए, अच्छा, आज के जमाने में तो हर कोई गूगल मैप्स का यूज करता है, लेकिन गूगल मैप्स के आने से पहले क्या मिलता था? एक बुक मिलता था, बुक ऑफ मैप्स, जिसे हम लोग बोलते हैं एटलस। तो ये अभी तो खैर लोग गूगल मैप से या इस तरीके के दूसरे मैप से हैबिचुएटेड हैं। कहीं भी जाना है, उबर बुक कर लो, उबर में आपको डायरेक्टली मैप से यहाँ से वहां का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखा देगा। वो भी बेसिकली उसका बेस गूगल मैप्स इस तरीके से आता है। लेकिन जब ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी, तब किताबें आती थी मैप्स पे, जो जिसे बोला जाता था एटलस। तो हम यहाँ पे देखेंगे कुछ मैप्स के टाइप्स, सेवरल काइंड्स ऑफ मैप्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला जो मैप का टाइप आपको बताया गया है वो है फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप मेनली क्या होता है, जो आपका नेचुरल जैसे एक एरिया होता है, तो आपके जैसे विलेज का हो या आपके स्टेट डिस्ट्रिक्ट का, जो नेचुरली किस तरीके की बनावट है उसे दिखाता है फिजिकल मैप। कहाँ पे माउंटेन्स है, रिवर्स है, ओशंस है, तो ये सब हमको फिजिकल मैप्स में मिलता है। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप बेसिकली जो मैन मेड बाउंड्रीज है,
तो इस तरीके की चीज़ों को हम देख सकते हैं, या फिर मैनमेड ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं पॉलिटिकल मैप्स में। मेनली वहाँ पे क्या होता है, डिटेल्स ऑफ कंट्रीज दिखाया जाता है, स्टेट्स, बॉर्डर, सिटीज। तो इस तरीके का चीज़ हमको मिलता है पॉलिटिकल मैप्स में, जो कि आगे आने वाले इसी चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कुछ होते हैं थीमेटिक मैप्स। अब थीमेटिक मैप्स क्या होता है, कोई भी स्पेशल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जब जहाँ पे हमको मिलता है कोई भी मैप्स में। एज फॉर एग्जांपल लेट्स से कितने रोड नेटवर्क्स है इंडिया में, तो सारे रोड्स का एक प्रॉपर मैप बनाया जाता है, उसको हम थीमेटिक रोड मैप बोल सकते हैं। कितने रेलवे नेटवर्क्स है या फिर कितने रेलवे स्टेशंस है, तो हम पूरे इंडिया के मैप में, या फिर आपके छोटे से कोई भी एक एरिया में या स्टेट में हम लोग देख सकते हैं कितने सारे रेलवे स्टेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो उसे भी एक तरीके का हम लोग थीमेटिक मैप, जो कि एक सिंपल एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बताता है, वो होता है। तो इनके साथ साथ मैप्स में हमको मेन क्या इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होता है। सो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमको मैप्स में चाहिए होता है, जो कि है डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड सिंबल्स। अब आप सोच रहे हैं ठीक है, डिस्टेंस तो समझ में आता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए होता है, समझ में आता है। डायरेक्शंस भी ऑब्वियसली चाहिए होता है, आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कहाँ जाना है, वो भी ऑब्वियसली जरूरी होता है। लेकिन सिंबल्स का क्या काम है, तो देखिए सिंबल्स मेनली क्या डिफाइन करते हैं कि एक स्पेसिफिक लैंडमार्क या एरिया। सो जैसे हमने ऊपर देखा था, ऊपर जैसे हमने इस मैप में हमने देखा कि यहाँ पे अगर आप स्टेशन से जर्नी करते हैं, आप स्टेशन में उतरते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके का जो ये लाइंस बना हुआ है, ये मेनली इसमें आपको देख के क्या पता चल रहा है कि ये रेलवे लाइंस है। फिर इस तरीके का जो यहाँ पे बना हुआ है लाइंस, ये हमको देखने से पता चल रहा है क्या है, ये रोडवेज है या फिर ये रोड है। सिमिलरली हमको कुछ और सिंबल्स, जैसे यहाँ पे हमको एक पॉन्ड या फिर एक ये रिवर की तरह हमको एक सिंबल मिल रहा है। तो सिंबल्स का यही इंपॉर्टेंस होता है। जैसे आपको कोई रोड में जाना है, अभी आप ले जा रहे हैं कार, तो कार ले जाके ऑब्वियसली आप रेलवे ट्रैक पे नहीं चला सकते, तो उसके लिए हमको अलग सिंबल्स चाहिए होता है। तो इसलिए सिंबल्स हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जानने के लिए कि कौन सा रास्ता नेविगेबल है किस चीज के लिए, या फिर कहाँ पे कौन सा चीज सिचुएटेड है, वो हम एक सिंबल के यूज से हम लोग जान सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, जो कि है मेन इम्पोर्टेंट चीज। जब भी आप मैप देखें, या आपको मैप सीधा है या नहीं है, वो आपको कैसे पता चलेगा, तो मेनली हमको मैप्स के डायरेक्शन से पता चलेगा। तो डायरेक्शन क्या होता है, आप सभी को पता है, 4 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं या 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं। तो वो क्या है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सो जो कि सबको पता ही है, ये कुछ इस तरीके का सिंबल ऐसा होता है, जहाँ पे सबसे ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर लेफ्ट साइड में ईस्ट है और राइट साइड में वेस्ट है। तो इन्हें हम बोलते हैं 4 कार्डिनल पॉइंट्स या 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कर सकते हैं। पर सिर्फ यही 4 डायरेक्शंस नहीं है, क्योंकि बीच में भी तो और जगह है जहाँ पे हमको नेविगेट करना पड़ सकता है। तो उन्हें भी हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, जैसे आपको नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं पे आपको जाना है, तो हम लोग उसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। सिमिलरली साउथ और ईस्ट के बीच में जाना है तो साउथ ईस्ट, वैसे ही साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। सो बहुत इजी ये कार्डिनल पॉइंट्स एंड डायरेक्शंस है, जिससे आपको पता चलता है। अब देखिए सिंबल्स का तो जैसा मैंने आपको बता ही दिया, दे आर अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। आवर मैप हैज स्मॉल ड्राइंग ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग एंड a few other elements, but there would not be enough space on the map of a large city or country to draw all of them. Instead, a symbol is used to represent such features. तो obviously हम जब एक large city का मैप बनाने जाएंगे, तो वहां पे जैसे हम ये ऊपर वाले इस मैप के तरह हम ऐसे अपार्टमेंट्स थोड़ी ना इतना बना सकेंगे, ना हम ऐसे हॉस्पिटल्स या फिर ऐसे जो भी मार्केट्स, हर डिस्टेंस में जो भी मार्केट रहेंगे, हम इस तरीके से इतने बड़े बड़े सिंबल्स नहीं बना सकते, या फिर ऐसे बड़े पिक्चर हम डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। तो उसके लिए हमको चाहिए एक मार्केट का सिंबल। तो हम जहाँ पे भी आपको मार्केट पड़ेगा, वहाँ पे हम मार्केट का सिंबल यूज कर देंगे, जहाँ पे भी स्कूल पड़ेगा वहाँ पे हम स्कूल का सिंबल यूज कर देंगे। तो सिंबल्स हमको इसलिए इंपॉर्टेंट पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, छोटे छोटे कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं सिंबल्स के, रेलवे लाइन का। तो सिमिलरली रोड्स, मेटेलिक, अनमेटेलिक, इस तरीके का बहुत सारे बाउंड्रीज, ये सब आप देख लीजिएगा, ये सब सिंबल्स यहाँ पे होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है एक और इम्पोर्टेंट पार्ट में, जो कि है मैपिंग ऑफ द अर्थ। तो अभी तक हमने जाना मैप्स के बारे में, कितने टाइप्स के मैप्स होते हैं, हमने सिंबल्स के बारे में भी जाना, लेकिन प्रैक्टिकल यूज इन्हें हम कब करेंगे,
तो हम इन्हें करेंगे जब हम अर्थ की मैपिंग को करेंगे। तो देखिए अभी इतना बड़ा अर्थ है, या हम अर्थ का ही अगर कोई एक सिंपल स्टेट या कोई एक कंट्री या उसका कंट्री का स्टेट भी हम ले लें, वो भी बहुत बड़ा है। तो अभी उसको मैपिंग करना तो इतना आसान टास्क तो है नहीं। प्लस इसमें एक और चीज क्या है, अर्थ है हमारा जो कि है एक स्फीयर, और हमारे पास जो मैप्स होते हैं वो मेनली एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर में होते हैं। तो जब इस तरीके का एक डिफरेंस आ जाता है कि आपको एक स्फीयर में जो भी एरियाज होते हैं उसको आपको मैप करना होता है एक शीट ऑफ पेपर में, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग एक ग्लोब ग्लोब का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ग्लोब जो कि है विच इज अ स्फीयर ऑन विच ए मैप इज ड्रॉन। तो ग्लोब में आपको ज्यादा एक्यूरेटली चीजों का, कंट्रीज का साइज का आपको पता चलेगा कि कौन सा कंट्री कितने साइज का होता है, वो ग्लोब में पता चलेगा। लेकिन ये भी फैक्ट है कि ग्लोब में हम बहुत ही माइन्यूट डिटेलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली उसका एक एरिया का तो होता ही है, क्योंकि हम पूरे अर्थ को एक ग्लोब में दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें हम बहुत छोटे छोटे एरियाज का मार्किंग नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें जो हैंडी होता है जो मार्किंग के लिए, वो आता है कोऑर्डिनेट्स। हम कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम ग्लोब में या हमारे जो अर्थ है, जो स्फेरिकल अर्थ है, उसके एरियाज हम यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। मतलब देखिए हमने क्या किया है, मेनली जो ये जो एक स्फीयर है, स्फीयर को हमने बहुत सारे एक मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक स्फीयर लिया, तो स्फीयर को हमने बहुत सारे डिफरेंट 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 लाइन से, इस तरीके का हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लाइन से हमने डिमार्केट कर रखा है। तो जैसे देखिए मैं आपको ये बेसिक एक रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। तो अभी इसमें देखिए हमने जैसे ही ये एक लाइन हमने डिमार्केट किया, तो यहाँ पे हमको एक छोटे 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 इस तरीके के बॉक्स में हमने हमारे अर्थ को डिवाइड कर रखा है, जिससे हमें बहुत ही आसानी होती है नेविगेशन करने में। तो इन्हीं जो ये छोटे छोटे जो बॉक्स है, इनको ही हम लोग मेनली कोऑर्डिनेट्स यूज करके समझते हैं। अभी कोऑर्डिनेट समझने के लिए हम एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल ले सकते हैं चेस का। तो जैसे चेस में हम लोग मेनली देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेस में जब भी हम कोई पीसेस को मूव करते हैं, तो उसको हम इजीली विदाउट इवन लुकिंग एट द चेस बोर्ड हम लोग बोल सकते हैं कि एक पीस को हमने D4 में मूव किया है। तो D4 हमको कैसे पता चला, जैसे ये चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर्स है, चेस बोर्ड को हमने 64 स्क्वायर्स में 8 के पार्ट में 64 स्क्वायर्स में हमने डिवाइड कर रखा है। तो जब हम कोई भी पीस को हम मूव करते हैं, जैसे इस केस में हमने इस पॉन को D2 वाले पोजीशन से हमने पॉन को D4 वाले पोजीशन में हमने लिए हैं। तो जो ये D2 एंड D4 का जो ये डिमार्केशन आया, जो ये हमने मार्क किया है D2 एंड D4, ये कैसे आया? तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम एक सेंट्रल पॉइंट को हमने पकड़ लिया। तो इस पॉइंट से जैसे ही हम टूवर्ड्स राइट बढ़ते रहेंगे, तो हम नंबर्स में आते जाएंगे। इस चेस बोर्ड को जैसे हम राइट में जाएंगे तो हम लेटर्स में आगे बढ़ते जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने अल्फाबेटिकल लेटर्स हमने यहाँ पे डिमार्क किया है A से लेकर H तक। उसी प्रकार से जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो नंबर्स में बढ़ते रहेंगे। तो इस तरीके से हमको एक प्रॉपर रो का डायरेक्शन मिलता है। तो जैसे यहाँ पे था ये D2, मतलब हम लेफ्ट साइड से यहाँ से स्टार्ट करके हम पहले D तक गए, फिर D से हम ये सेकेंड पोजीशन हम यहाँ तक पहुंच गए। तो यहाँ से फिर हमने क्या किया, उस पॉन को लेकर हम इस वाले स्क्वायर में ले गए। अब इस वाले स्क्वायर का नाम हमको कैसे पता चला, सिर्फ ये हमने लेफ्ट साइड को पकड़ा, यहाँ से लेकर हम D तक गए, फिर यहाँ से लेकर हम फोर्थ स्क्वायर तक गए। तो वैसे ही इस ब्लॉक का नाम पड़ गया D4। तो इसी तरीके से हम अर्थ को भी नेविगेट करते हैं, और अर्थ को जो नेविगेट किया जाता है उसका मेन यूज होता है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में। तो लैटिट्यूड क्या है, तो देखिए दीज आर पैरेलल लाइंस, यहाँ पे देख सकते हैं, एट एनी पॉइंट ऑफ ट्रेवल यू कैन ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ईस्ट एंड वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर, सच लाइन इज नोन एज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब यहाँ पे एक टर्म का यूज हुआ है जो कि है इक्वेटर। तो इक्वेटर क्या है, तो देखिए जब हम अर्थ को, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक स्फीयर, एक अर्थ को मैंने एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इस अर्थ का जो एकदम बीच से जो एक इमेजिनरी लाइन रन करता है, इसी लाइन को बोला जाता है इक्वेटर। तो ये देखिए एक पैरेलल लाइन जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है। तो हमको तो ये मार्किंग हमको पता ही चल गया,
ये ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर वेस्ट है राइट साइड में, और इधर लेफ्ट साइड में ईस्ट है। सो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो एकदम सेंट्रली जो लाइन पास करता है उसको बोला जाता है इक्वेटर। तो बस ये एक ही लाइन नहीं पास करता, इस तरीके से और भी लाइंस पास करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। तो ये जो वेस्ट टू ईस्ट लाइंस जो ये पास होता है, इसी को बोला जाता है लैटिट्यूड। ठीक है, latitudes are expressed in degrees by convention. The equator of latitude the equator is latitude 0। तो ये लैटिट्यूड को मेनली हम डिग्रीज में मार्क करते हैं। तो जैसे इक्वेटर जो कि एकदम सेंट्रल पार्ट है, तो इसको हम 0 डिग्री डिनोट करते हैं। फिर इससे जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो लेट से ये 5 डिग्री होगा, ये 15 डिग्री होगा, इस तरीके से चला जाएगा। जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे ये -5 डिग्री होगा, ये -10 डिग्री होगा। तो इस तरीके से हम नीचे की तरफ भी चले आएंगे। या तो ये हम +5 -5 बोल सकते हैं, या तो हम 5 डिग्रीज टूवर्ड्स नॉर्थ और नीचे की तरफ हम 5 डिग्रीज टूवर्ड्स साउथ, 10 डिग्रीज टूवर्ड्स साउथ, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है इस तरीके से। तो जैसे ही हम इस अर्थ को पकड़ रहे हैं, अर्थ का जो सबसे मेन जो ये सेंट्रल लाइन है, ये सेंट्रल लाइन इसको बोला जाता है आपका इक्वेटर। तो इक्वेटर बाय डिफॉल्ट ये हमने यहाँ पे इक्वेटर को 0 डिग्री पकड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये इक्वेटर को हमने 0 डिग्री पकड़ा हुआ है। अब इस इक्वेटर से जैसे ही ऊपर की तरफ हम लाइन को जाएंगे, अब ये मत समझिएगा कि ये जो सेंट्रल लाइन है ये 30 डिग्री 60 डिग्री से हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। देखिए ये जो इक्वेटरल लाइन है इसके ऊपर एक और ये लाइन आ रहा है, इसके ऊपर ये एक और लाइन आ रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये जो लाइन जा रहा है ये अभी ये वाला है 30 डिग्रीज नॉर्थ का लाइन, क्योंकि डेफिनेटली ये लैटिट्यूड है जो पूरे अर्थ का चक्कर काटता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये पूरा लाइन जो है ये 30 डिग्री नॉर्थ का लाइन है। सिमिलरली ये जो सर्कल है ये है 60 डिग्री नॉर्थ का सर्कल, और ऊपर सबसे ऊपर ये है 90 डिग्री नॉर्थ जो कि है नॉर्थ पोल। सिमिलरली नीचे की तरफ जब हम जाएंगे तो ये इस तरीके से लाइन हमको एक मिलेगा जो पूरा ऐसे राउंड करके आ जाएगा, इसे 30 डिग्री साउथ बोलेंगे। सिमिलरली 60 डिग्री साउथ भी होगा, 90 डिग्री साउथ भी होगा, और बीच बीच में बहुत सारे ऐसे होंगे। तो ये हो गया आपका लैटिट्यूड। अब यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है लॉन्गिट्यूड्स में, बस डिफरेंस यही है कि लॉन्गिट्यूड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रहा, these are lines called meridians of longitudes, they are in half circles running from one pole to another। तो ये देखिए ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो एक लाइन जो इमेजिनरी लाइन ट्रेवल कर रहा है, तो इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड्स। अब देखिए जैसे हमने जो लैटिट्यूड्स है, लैटिट्यूड्स में हमने एक मिडिल पॉइंट हमने पकड़ लिया जिसे हमने इक्वेटर मान लिया है। तो अब लॉन्जिट्यूड्स में तो ऑब्वियसली हमें एक मिडिल पॉइंट चाहिए, लेकिन क्या होता है लॉन्गिट्यूड्स में हम इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा लाइन जो है अर्थ के नॉर्थ से साउथ की तरफ जो आ रहा है, कौन सा लाइन मिडिल पॉइंट है, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या पकड़ लिया है, एक रेफरेंस पॉइंट हमने पकड़ लिया है, एक रैंडम एक पॉइंट जिसे हमने प्राइम मेरिडियन पकड़ लिया है, या फिर उसे बोला जाता है ग्रीनविच मेरिडियन। क्योंकि 1884 में कुछ नेशंस ने डिसाइड कर लिया था कि जो मेरिडियन इन द सेंस जो लैटिट्यूडनल लाइन ग्रीनविच एरिया से पास होता है लंदन के, उसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्राइम मेरिडियन, या उसे ही हम लोग 0 डिग्री लैटिट्यूड पकड़ेंगे। ये कन्वेंशन के थ्रू पास हुआ था। तो उस लॉन्जिट्यूड को हम 0 डिग्री पकड़ेंगे। सिमिलरली उसके ही जो आसपास का जो भी होगा, जैसे मान लीजिए अगर ये हो गया आपका 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, तो सिमिलरली इसके साइड से एक और इस तरीके से लॉन्जिट्यूड्स आते रहेंगे इस तरीके से। तो ये हम 15 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट, 30 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट, और इधर 15 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट, 30 डिग्री टूवर्ड्स वेस्ट, इस तरीके से हम और लॉन्जिट्यूड्स को उस हिसाब से हम मान सकते हैं। सो हमने लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स इनको तो हमने देख लिया। अब इनका प्रैक्टिकल यूज कैसे किया जाता है वो हम जानेंगे। तो देखिए लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स टुगेदर आर द 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए प्लेस, जिससे हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं, इजीली हम निकाल सकते हैं कि कौन सा एरिया में वो प्लेस लोकेटेड है, या फिर कहाँ पे वो लोकेटेड है, वो हम यूजिंग लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हम निकाल सकते हैं। देखिए ऑल दिस लाइंस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ए ग्रिड फॉर द ग्लोब, दे आर कॉल्ड ग्रिड लाइंस। तो ये सिंपल है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये लैटिट्यूड्स है, लैटिट्यूड्स इस तरीके से फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रन करते हैं, और जो लॉन्जिट्यूड्स है वो नॉर्थ टू साउथ
ऐसे रन करते हैं। तो जैसे ही ये रन हुआ तो इससे क्या हुआ, ये छोटे छोटे इस तरीके के स्क्वायर जिसके बारे में मैंने को थोड़ी देर पहले बताया था, ये छोटे छोटे स्क्वायर्स फॉर्म हो जाते हैं। तो अभी यूजिंग दिस स्क्वायर्स हम लोकेट कर सकते हैं कि कोई भी एरिया, लेट्स से मुंबई, कोलकाता, सिंगापुर, पेरिस, ये सब कहाँ होता है, तो इन स्क्वायर्स, छोटे छोटे स्क्वायर्स से हम निकाल सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक में, जो कि है अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। तो हम टाइम जोन्स, तो ये जो हमने अभी तक लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स हमने पढ़ा है, तो बेसिकली इनका यूज करके हम कैसे एक एरिया का टाइम हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको इतना तो शायद पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो आप जान लीजिए कि जो हर कंट्री होता है, हर कंट्री का अलग अलग समय होता है, अलग अलग टाइम जोन में डिवाइड किया होता है हर कंट्री को। कुछ कंट्रीज में एक से ज्यादा टाइम जोन्स भी होते हैं। वो ईज ऑफ नेविगेशन के लिए या समय का अच्छे तरीके से यूज करने के लिए वो टाइम जोन्स बनाया जाता है। तो देखिए, जब हम एक ग्लोब को, अगर हम इस ग्लोब को फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अगर हम रोटेट करें तो क्या होगा, जो पूरा प्लेनेट है, पूरा प्लेनेट अपने एक्सिस के ऊपर, जो इसका एक इमेजिनरी एक्सिस होता है, इस एक्सिस के ऊपर रोटेट करेगा। रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा, अर्थ को एक पूरा चक्कर लगाने में 24 आवर्स का टाइम लगता है। अभी इस फुल स्फीयर के होते हैं 360 डिग्रीज। तो जैसे एक स्फीयर होता है, तो स्फीयर को रोटेट करने के लिए पूरा जब ये रोटेट करेगा, ये 24 आवर्स अगर इसको टाइम लगता है, तो ये फुल डिग्रीज को हम अगर 360 डिग्री अगर मानते हैं, तो इसका मतलब हर घंटे ये जो हमारा अर्थ है वो 15 डिग्रीज मूव करता है। तो 15 डिग्रीज पर आवर हमारा अर्थ जो है वो मूव करता है। तो अगर हम लेट्स से यहाँ पे इसको हम अगर 0 डिग्री हम अगर मान ले, तो ये सेम अगर जब ये मूव टुवर्ड्स ईस्ट मूव करेगा, सो एवरी 15 डिग्रीज ऑफ मूवमेंट में 1 घंटा काउंट होगा। जैसे अगर हम लेट्स से यहाँ पे हम एक अर्थ का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो लेट्स से ये है हमारा, लेट्स से ये है हमारा 0 डिग्री मेरिडियन या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो अब इससे 15 डिग्रीज दूर जो लॉन्गिट्यूड होगा, 15 डिग्री, इसके और इसके बीच में 15 डिग्रीज का फर्क जो होगा, जो 15 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड होगा, इन दोनों के बीच का समय का डिस्टेंस, जो एरिया यहाँ होगा और जो एरिया यहाँ होगा, इन दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस होगा 1 आवर। ठीक है। सिमिलरली जो एक और, अगर हम यहाँ पे एक और लाइन बना दें, तो इसका भी अगर ये लेट्स से 15 डिग्रीज और होता है, तो ये 30 डिग्री का लाइन हुआ ये, तो ये इस वाले एरिया से, जो ये वाला एरिया है, इससे ये 1 आवर और अहेड होगा। तो इसी तरीके से हम टाइम को जोन्स में डिवाइड करते हैं, जो आपको इस वाले एग्जाम्पल में दिखाया गया है। जैसे ये 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड है, तो इससे जब हम टूवर्ड्स ईस्ट हम अगर जाएंगे यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे अभी बज रहा है दोपहर के 12 बजे, तो जब हम जाएंगे 15 डिग्रीज टूवर्ड्स ईस्ट अगर हम ट्रैवल करें, तो वहाँ पे दोपहर के 1 बजेगा। सिमिलरली और 15 डिग्रीज जब हम ट्रैवल करेंगे, वहाँ पे 2 बज रहा होगा, और 15 डिग्रीज में सेम टाइम में 3 बज रहा होगा। तो सिमिलरली टूवर्ड्स वेस्ट अगर हम जाएंगे, तो जैसे हम टूवर्ड्स ईस्ट जा रहे हैं तो समय बढ़ रहा है, तो टूवर्ड्स वेस्ट जब हम जाएंगे तो समय घटेगा। तो 15 डिग्री वेस्ट हम जाएंगे तो सुबह के 11 बजेंगे, 15 डिग्री वेस्ट हम जाएंगे और तो यहाँ पे सुबह का 10 बज रहा होगा। तो वही सेम टाइम में, सेम समय में जब 0 डिग्री में 12 बजेगा, तो यहाँ पर 1 बजेगा, 30 डिग्रीज में 2 बजेगा, और टूवर्ड्स वेस्ट में 11, टूवर्ड्स वेस्ट में इधर 10 बजेगा। तो यही मेथड यूज किया जाता है लोकल टाइम को, अर्थ के कोई भी प्लेस में लोकल टाइम को जानने के लिए। तो इट विल बी, बिकॉज इट विल बी कन्वीनियंट फॉर ए कंट्री टू यूज मेनी लोकल टाइम्स, दैट इज व्हाई मोस्ट कंट्रीज अडॉप्ट ए स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन द मेरिडियन पासिंग थ्रू देम। तो इसीलिए क्या करता है, मैक्सिमम कंट्रीज एक स्टैंडर्ड टाइम अपने लोकल एरिया के हिसाब से बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, जो अर्ली आवर्स में लोग स्कूल कॉलेजेस में जा सकते हैं और लेट इवनिंग्स में अपना काम वो लोग इजिली कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, सारा चीज बहुत ही आसानी से सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कितना है,
तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड है फ्रॉम जो ये ग्रीनविच मीन टाइम है। मतलब ग्रीनविच मीन टाइम अगर ये 0 डिग्री हुआ तो हमारा है 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड। मतलब यहाँ पे अगर 12 बज रहा होगा, जब जब ग्रीनविच मीन टाइम में दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तब हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया में, तब शाम के 5:30 बज रहे होंगे, जब ये ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम में जब 12 बज रहा होगा। तो इसी तरीके से हम लोगों का अलग अलग स्लॉट्स डिफाइन किया गया है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे आपको एक पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कौन सा कंट्री में किस तरीके का कैसे टाइम जोन्स डिवाइड किया गया है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है एक 0 डिग्री लाइन, तो यही है ग्रीनविच मेरिडियन जो यहाँ से रन हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से जब आप टूवर्ड्स ईस्ट आप जाएंगे तो आपका टाइम उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। जैसे ये जो स्लॉट है यहाँ पे मेनली 1 घंटा ऐड होता है, तो अगर यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इस स्लॉट में दोपहर के 1 बज रहा होगा। सिमिलरली उसी समय में इस वाले स्लॉट में दोपहर के 2, इस वाले में 3, इस वाले में 4, इस वाले में 5, इस वाले में 6। तो देखिए अभी हमारा जो इंडिया है, हमारा इंडिया में क्या होता है, हम 2 टाइम जोन्स में हम आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं 5 और 6 का टाइम जोन्स में। तो इसीलिए हमने क्या किया है, जो मिडिल वाला टाइम जोन है उसे हमने अडॉप्ट कर लिया है, जो कि है 5 आवर्स 30 मिनट्स वाला टाइम जोन। तो ऑल ऑफ इंडिया में हम 5 आवर्स 30 मिनट वाला टाइम जोन यूज करते हैं। इससे क्या होता है, अगर यहाँ पे इस वाले एरिया में जब दोपहर के 12 बजेंगे तो हमारे इंडिया में ऑल ओवर इंडिया 5:30 बज रहा होगा, रिगार्डलेस ऑफ कि आप यहाँ पे गुजरात में, राजस्थान में हो, यहाँ पे आप अरुणाचल, आसाम में हो, तो आपको इक्वली हर जगह 5:30 बज रहा होगा। बट हमारा इंडिया जो है 2 टाइम जोन्स में मेनली आता है, लेकिन हमने अडॉप्ट कर लिया है एक सेंट्रल लाइन को, जिससे पूरे इंडिया में हम लोग इजीली टाइम को नेविगेट कर सके। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और चीज में नोट कर सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे एक और लाइन इधर आप देख सकते हैं जो कि रन हो रहा है, जिससे हम यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन बोल रहे हैं। तो अब इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है, हम तो इस 0 डिग्री को सेंट्रल पॉइंट हम मान रहे थे, फिर यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन कैसे आ गया। तो मेनली देखिए, जब आप टूवर्ड्स ऐसे वेस्ट या फिर आप टूवर्ड्स ईस्ट आप जब जाएंगे तो क्या होता है, जब आप इस लाइन के पास जब पहुंचेंगे तो क्या होता है कि जैसे ही आप क्रॉस करेंगे इस लाइन को, तो आपके घड़ी में डेज का फर्क आता है, एक दिन का। सो लेट्स से अगर यहाँ पे है मंडे, तो इधर की तरफ संडे चल रहा होगा सेम टाइम में, क्योंकि ये एरिया जो है ये दोनों एक दूसरे से 24 आवर्स अपार्ट है। एक 24 आवर्स बिहाइंड है, एक 24 आवर्स पहले है। तो सेम टाइम में इस वाले एरिया में जो रह रहे होंगे उनके लिए लेट्स से आज का दिन है संडे, बट इधर की तरफ जो रह रहे होंगे उनके लिए आज का दिन बन जाएगा मंडे। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आप इधर से टूवर्ड्स ईस्ट अगर आप जर्नी करते हैं तो आपको आपके घड़ी में एक दिन घटाना पड़ेगा। मतलब आपने मंडे से आपका जर्नी स्टार्ट किया और आप जब इधर आ गए तो आप संडे में पहुंच गए। सिमिलरली अगर आप फ्रॉम द ईस्ट, मतलब ये जो एरिया है अलास्का वाला एरिया, इधर से जब आप टूवर्ड्स वेस्ट जर्नी करेंगे तब आप क्या करेंगे, आपको एक दिन बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आपने अगर संडे से जर्नी करना शुरू किया तो आप सडनली आफ्टर एन आवर आप यहाँ पे जाके मंडे में पहुंच जाएंगे। तो इसी को बोला जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। फाइनली व्हाइल द प्राइम मेरिडियन वाज फिक्स्ड एट ग्रीनविच, द ऑपोजिट लाइन दैट इज अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। मतलब वही है, अगर मान लीजिए मेरा ये हाथ ग्लोब है, तो इसका एक तरफ इधर की तरफ है 0 डिग्री मेरिडियन, जहां से हम ईस्ट और वेस्ट की तरफ प्लस और ऐड करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम इसका एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन रन होना स्टार्ट करेगा। तो जैसे यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन स्टार्ट हो रहा है तो आप टूवर्ड्स अगर ईस्ट आ रहे हैं तो आप एक दिन घट जाएगा आपके समय में से, टूवर्ड्स वेस्ट अगर जा रहे हैं तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो यही है मोटा मोटा कॉन्सेप्ट इस इंटरनेशनल डेट लाइन का। तो बस इसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो कि कंट्रीज का जो टाइम जोन डिवीजन है वो यहाँ पे बताया गया, ये कौन सा कंट्री कितने टाइम अहेड है। तो बस इतना ही है आपके चैप्टर में आई गेस, और यहाँ पे और कुछ है नहीं।
यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जिनके आप आंसर आप खुद कर सकेंगे अभी, आई सपोज। वेल ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।